स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डैश वर्क मॉडल पेपर नंबर 2 उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं 2022 कक्षा 12th और राजनीतिक विज्ञान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि इस चैनल पर मॉडल पेपर नंबर पहला अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आप सभी को ये ज्ञात है कि आपकी परीक्षाएं 3 मार्च 2022 से शुरू होने जा रही है। आपको अच्छी मेहनत करनी है। राजनीतिक विज्ञान के अंदर कक्षा 12th के 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। इसी के साथ जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं आपके 30 नंबर के, वह सभी प्रश्न पूरी बुक के हर एक प्रश्न को इस चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। परीक्षा से थोड़े दिनों पहले मैं लगभग 1000 छोटे प्रश्न इस चैनल पर अपलोड करूंगा। आपकी फुल सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न है, बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई? क्या है प्रश्न? बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई? आंसर होगा 1961 के अंदर बर्लिन दीवार खड़ी की गई। कब की गई दोस्तों? 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आप सभी को यह ज्ञात है कि सोवियत संघ का विघटन दोस्तों कब होता है? 1991 के अंदर होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप महत्वपूर्ण लगाएं कि क्योंकि ये परीक्षा के अंदर आने लायक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, परीक्षा के अंदर आने लायक है प्रश्न। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? भारत सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? यूएनओ की जरूरत विश्व को क्यों पड़ी? दोस्तों आप सभी को पता है कि 1939 से लेकर के 1945 तक विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उससे विश्व को अधिक हानि झेलनी पड़ी थी। इसके कारण विश्व स्तर पर एक बड़ी संस्था को गठन किया गया था। सभी देशों के अंदर आपसी शांति हो, और इसका गठन का मुख्य उद्देश्य था कि तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। क्या था? यूएनओ को गठन का मुख्य उद्देश्य था तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, जो आज तक नहीं हुआ है। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि यूएनओ विश्व स्तर पर शांति बनाए रखता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना यूएनओ का क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके अंदर वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193 वर्तमान में यूएनओ के अंदर सदस्य है। कितने दोस्तों? 193 इसके अंदर वर्तमान के अंदर इसके सदस्य देश है। और आपको ये पूछ ले प्रश्न परीक्षा के अंदर की नवीनतम 193वां देश कौन सा है? 193वां जो नया देश इसके अंदर इसका सदस्य जुड़ा है वह कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए कौन सा? दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम मेंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, जैविक हथियार संधि कब की गई? जैविक हथियार संधि कब की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1972 के अंदर जैविक हथियार संधि की गई। कब की गई? 1972 के अंदर जैविक हथियार संधि की गई। नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ था वह है? क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ होता है दोस्तों? जापान के अंदर ये सम्मेलन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 के अंदर की गई। कब की गई? 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? भारत के अंदर दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है भारत में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें प्रश्न की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1991 से 1956 तक था। ये भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लेना, एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है सूचना के अधिकार का आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? सूचना के अधिकार का आंदोलन 1990 के अंदर प्रारंभ होता है। कब होता है? 1990 के अंदर प्रारंभ होता है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है, ये तो बिल्कुल सरल सा सवाल है। आप सभी को पता है भारत के अंदर कितने दल हैं? बहुत सारे दल हैं, राजनीतिक पार्टियां बहुत अधिक है, कोई फिक्स एक दल नहीं है। इसलिए हम भारतीय दलीय व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय है। ये दोस्तों पहले प्रश्न के 12 प्रश्न पूरे हुए हैं। हर एक प्रश्न एक एक नंबर का है, एक प्रश्न का 1 अंक मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ तथा इनके साथ ही देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष में श्रृंखला थी। दूसरा है 1964 से 1982 तक लियोनेल ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां हैं जो कि विश्व शांति को संकेत करती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, आने लायक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां हैं जो विश्व शांति का संकेत करती है। नेक्स्ट चौथे की बात करते हैं। चौथा है इसमें स्वतंत्र भारत की जनता को जवाहरलाल नेहरू ने संसद की एक विशेष सत्र में संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण ट्रीट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने लायक है, आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। पांचवा है देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास का मॉडल अपनाया। कौन सा मॉडल अपनाया? नियोजित विकास का मॉडल अपनाया आज़ादी के बाद। छठा है 1978 में बाम सेप का गठन किया गया। बाम सेप का गठन कब किया गया? 1978 के अंदर बाम सेप का गठन किया गया। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, आने लायक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न के अंदर है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। वह सभी खाली स्थान आपके एक एक नंबर की थे। कितने नंबर की? एक एक नंबर की थी। एक नंबर की सभी खाली स्थान थे। नेक्स्ट इसका तीसरे का पहला है नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। दूसरा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बर्लिन की दीवार ये आपके अर्धवार्षिक के अंदर भी प्रश्न आया था और इसमें वापस रिपीट हो रहा है और वार्षिक के अंदर भी आने लायक प्रश्न है। बर्लिन का दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन का दीवार पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक कौन थी? बर्लिन की दीवार थी। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कब आया? 1917 के अंदर समाजवादी क्रांति के बाद ये सोवियत साम्राज्य गणराज्य अस्तित्व में आया। पांचवा है दक्षेस के देशों के साप्टा पर कब हस्ताक्षर किए? दक्षेस के देशों ने साप्टा पर कब हस्ताक्षर किए? 2004 के अंदर किए। दक्षेस के देशों ने साप्टा पर कब हस्ताक्षर किए? सन 2004 के अंदर किए। कब किए? 2004 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं छठा प्रश्न है 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत
था? 1947 में भारत के विभाजन के पीछे द्वीप राष्ट्र सिद्धांत था। कौन सा? द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के तहत भारत का विभाजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें प्रश्न की। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 के अंदर की गई। कब? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। कब की गई दोस्तों? 15 मार्च 1950 को की गई। और योजना आयोग के बारे में अगर पूछे तो ये आयोग कैसा है? योजना आयोग कैसा आयोग है दोस्तों? संविधानोत्तर आयोग, संविधानेतर निकाय आयोग है, यानी ये संविधान के बाद बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो तथा संविधान लागू होने के पश्चात बनाया गया हो। ये आयोग संविधान लागू होने के बाद में बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में। तो इसके योजना आयोग के अध्यक्ष का दायित्व प्रधानमंत्री के पास था। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास था। और उसके बाद नीति आयोग बन गया। नीति आयोग का गठन कब होता है? 2015 के अंदर नीति आयोग बन गया योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय लोकदल बनाया। कौन सा? भारतीय लोकदल पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? भारतीय लोकदल पार्टी बनाई। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें प्रश्न की। चिपको आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से है? चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। कहाँ से है? उत्तराखंड से है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है नामदेव डसाल कौन थे? नामदेव डसाल कौन थे? नामदेव डसाल मराठी के प्रसिद्ध कवि थे। नामदेव डसाल मराठी के प्रसिद्ध कवि थे। 11वां प्रश्न है भारत में गठबंधन की राजनीति कौन से दशक में शुरू हुई? भारत के अंदर गठबंधन की राजधानी 1990 के दशक में शुरू हुई, जो वर्तमान तक चली आ रही है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? मंडल आयोग की सिफारिशों को सन 1990 के अंदर लागू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की। ये 3 क्वेश्चन ऊपर के समाप्त हो चुके हैं आपके। और चौथा प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्णय कैसे होता था? आंसर है शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्णय महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। पहला है दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। और दूसरा है छोटे देशों ने सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से गठबंधन किया, जिसके कारण दो गुटों का निर्माण हुआ, फिर युद्ध होता है, फिर सारी क्या क्या घटना होती है आप सभी को पता ही है। 5वां प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के 2 आधारों को स्पष्ट कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के 2 आधार निम्नलिखित है। पहला आधार है क्या दोस्तों? सिद्धांतहीनता। क्या है? सिद्धांतहीनता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांतहीन रही। और दूसरा है अस्थिरता की नीति। भारत के गुट निरपेक्षता की नीति में अस्थिरता रही। 6वां प्रश्न है पूर्वी पाकिस्तान के लोग मूलतः पश्चिम पाकिस्तान के विरोधी क्यों थे? तो आंसर होगा पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र के लोग पश्चिम पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की बात करते हैं पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? 7वां प्रश्न है पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? पारंपरिक सुरक्षा से यह स्वीकार किया गया कि हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों का इससे संबंध है। ये न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार, निशस्त्रीकरण, अन्य नियंत्रण और विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है? आंसर होगा जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि किसी कारण से
अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश या राष्ट्र की सीमा के भीतर रहे हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। और जिसका उदाहरण है कश्मीरी घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित। क्या है उदाहरण? कश्मीरी घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित। नेक्स्ट 90 प्रश्न की बात करते हैं। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा कुछ क्षेत्र एक जैसे ही क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह है तथा बाहरी अंतरिक्ष इत्यादि। इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझा तौर पर किया जाता है। इन्हीं को विश्व की साझी विरासत कहा जाता है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है आपके मतानुसार एक एकल पार्टी। दोस्तों यहाँ है एकल पार्टी, ये गलत टाइप हुआ है। एकल पार्टी क्या है? एकल पार्टी प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है? भारत में इस स्थिति का कालखंड बताइए। एकल पार्टी प्रभुत्व। एकल पार्टी प्रभुत्व से आशय है राजनीतिक व्यवस्था पर अन्य दलों के होते हुए भी किसी एक दल का वर्चस्व होना। और भारत में 1952 से लेकर के 1967 तक के काल में कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा। कब से कब तक रहा दोस्तों? 1952 से लेकर के 1967 तक इसका प्रभुत्व रहा। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा क्यों दी गई? डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय कहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वार समाज के सभी लोगों के लिए खुले थे। डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार कांग्रेस पार्टी के द्वार मित्रों, दुश्मनों, चालाक व्यक्तियों, मूर्खों तथा यहाँ तक कि संप्रदायवादियों के लिए भी खुले हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें प्रश्न 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। अच्छा प्रश्न है, बोर्ड के अंदर आने लायक ये प्रश्न है। सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की समस्त आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां शामिल की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की समस्त आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां शामिल की जाती है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक असमानताओं को कम करके आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास करता है। यहाँ है दोस्तों आर्थिक असमानताओं को कम करके आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है पीसी महालनोबिस कौन थे? तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने सन 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। तो आपका छोटा वाला प्रश्न बन सकता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस ने। कब की थी? 1931 में की थी। वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे तथा तीव्र औद्योगिकीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों छोटा प्रश्न वन लाइनर में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। ये प्रश्न बन रहा है तो आपको 1 नंबर दिला सकता है दोस्तों। कहीं भी एक एक प्रश्न को एक एक लाइन से ध्यान से पढ़ो, हर एक लाइन में प्रश्न बनने की गुंजाइश है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीसी महालनोबिस। कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। कब की दोस्तों? 1931 के अंदर की। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 में कांग्रेस की जीत के 2 कारण बताइए। पहला कारण है दोस्तों 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व था। क्या था दोस्तों? 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व था। दूसरा बात करते हैं इस जीत का दूसरा महत्वपूर्ण कारक इनके द्वारा की गई समाजवादी नीति संबंधित पहल तथा गरीबी हटाओ का नारा था। यहाँ भी दोस्तों एक छोटा प्रश्न बन रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किसने
दिया? तो आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने लायक है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना। हर एक लाइन के अंदर मैं प्रश्न बनाकर दूंगा, केवल मॉडल पेपर हल नहीं करवा रहा हूँ, एक एक लाइन के अंदर जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनकी व्याख्या से चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। 15वां है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? तो आंसर होगा सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों के विकास, सैन्य साजो सामान के निर्माण तथा पूर्वी यूरोप के देशों पर लगाया, इसलिए इसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, फलतः इसकी अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, आपकी राय में सोवियत संघ के विघटन के दो मुख्य कारण क्या थे? ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आने लायक प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। हमारी राय में पहला कारण क्या था दोस्तों? सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण उसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी था। राजनीतिक जो आर्थिक संस्थाएं थी उनकी अंदरूनी कमजोरी था। दूसरा कारण था इसके विघटन का दूसरा तथा तात्कालिक कारण, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तात्कालिक कारण था विभिन्न गणराज्यों, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, रूस तथा जॉर्जिया आदि में राष्ट्रीयता तथा संप्रभुता के भावों का उभार। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण पूछ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर वन लाइनर के अंदर। तो आपको ये बताना है कि विभिन्न गणराज्यों, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, रूस तथा जॉर्जिया आदि में राष्ट्रीयता तथा संप्रभुता के भावों का उभार। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है, पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? और दूसरा अथवा के अंदर है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? आंसर होगा पाकिस्तान निम्नलिखित कठिनाइयों के कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लगातार स्थापित नहीं कर सका। कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला कारण है सैनिक तानाशाही। पाकिस्तान में सदैव ही सेना का प्रभुत्व रहा है। वहाँ सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की है। पाकिस्तान और भारत की कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा तथा किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया। दूसरा कारण है लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अभाव। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन का बढ़ावा दिया। और तीसरा कारण है धर्म गुरुओं एवं अभिजन का प्रभाव। पाकिस्तानी समाज में भूस्वामी, अभिजनों और धर्म गुरुओं का काफ़ी प्रभुत्व रहता है। ये लोग सेना के शासन के पक्षधर रहे हैं। अथवा का उत्तर है एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन में विवश होकर नेपाल के राजा ने 1990 में नए लोकतंत्र संविधान की मांग मान ली थी, लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा हुआ रहा। 1990 के दशक में ही राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। अप्रैल 2006 में यहाँ 7 दलों के गठबंधन, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन किए और राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया और वर्ष 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यहाँ पर आपके एक छोटा प्रश्न बन रहा है कि नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य किस सन में बना? तो आपका आंसर होगा 2008 के अंदर नेपाल है उसके अंदर लोकतंत्र गणराज्य बना था। नेक्स्ट बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन कैसे होता है? और अथवा के अंदर है पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखिए। पहला का आंसर है बल एक लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व की साझी विरासत से आशय है। विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व की कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संपूर्ण क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उन्हें विश्व की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल,
अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। विश्व की साझी विरासत का दोहन। विश्व की साझी विरासत का दोहन औद्योगिकरण, यातायात, बढ़ते वैश्विक व्यापार के रूप में किया जा रहा है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। विश्व की साझी विरासत का अर्थ बताइए, इसका दोहन कैसे होता है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। दूसरा प्रश्न हमारा था अथवा के अंदर पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखिए। तो पहला कारण है पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण, पहला कारण है पश्चिमी विचारधारा। पर्यावरण प्रदूषण के लिए पश्चिम चिंतन तथा उनकी भौतिक जीवन दृष्टि काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। दूसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का शोषण बढ़ता है और पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वनों की कटाई एवं भू संरक्षण। वनों की निरंतर कटाई के फलस्वरूप कार्बन डाई की मात्रा बढ़ रही है और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। चौथा कारण है जल प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायनों तथा नगरों के गंदे पानी से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। 19वां प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया गया। अथवा के अंदर हमारा प्रश्न है क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे। कारण बताना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा घाटी बांध परियोजना का विरोध निम्नलिखित कारणों से किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक है। पहला कारण था बांध निर्माण से प्राकृतिक नदियों व पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता था। दूसरा है जिस क्षेत्र में बांध बनाए जाते थे वहाँ रह रहे गरीब के घर बार, उनकी खेती योग्य भूमि, वर्षों से चले आ रहे कुटीर धंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आप सभी को दोस्तों ये भी पता है जहाँ अपन आज निवास कर रहे हैं वहाँ पर किसी बांध बनाना तो हमारे लिए दुखदायी होता है, क्योंकि हम जिस जगह को निवास स्थान को छोड़ देंगे तो फिर भविष्य में क्या होने वाला है। वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको बांध बन रहा है तो उसको जो निवास स्थान अपना छोड़ना पड़ा, उसी के कारण उन्होंने विरोध किया। तीसरा कारण है प्रभावित गांवों की करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मामला उठाया जा रहा था। चौथा कारण है परियोजना पर किए जाने वाले व्यय में हेराफेरी के दोषों का उजागर करना भी परियोजना विरोधी स्वयंसेवकों का उद्देश्य था। पांचवा है आंदोलनकर्ता प्रभावित लोगों की आजीविका और उनकी संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण को बचाना चाहते थे। जल, जंगल और जमीन पर प्रभावित लोगों का नियंत्रण या उन्हें उचित मुआवजा और उनका पुनर्वास चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था जहाँ वह लोग रह रहे थे उनको दूसरे स्थान पर अच्छा निवास स्थान मिले, उनको आजीविका मिले, खेत मिले, कृषि के लिए योग्य भूमि मिले, उसके कारण ही उनका आंदोलन था। अथवा के अंदर हमारा प्रश्न था शराब विरोधी वाला। यह तो दोस्तों हमारे एग्जाम के अंदर नर्मदा वाला आएगा या फिर शराब वाला, तो ये 100% ताड़ी आंदोलन है ना, आएगा ही आएगा। छोटा प्रश्न भी आ सकता है या फिर बड़ा आएगा। आंसर होगा शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि शराब विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने अपने आस पड़ोस में मदिरा या ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की। ये महिलाओं का स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर एक बन रहा है, आपको पता है कि आ सकता है। ताड़ी आंदोलन था, तो ताड़ी आंदोलन कौन सा है? महिलाओं का स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। यह आंदोलन महिलाओं ने शराब माफियों तथा सरकार दोनों के खिलाफ चलाया। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ताड़ी आंदोलन महिलाओं ने किन के खिलाफ चलाया, तो एक तो दोस्तों किन के खिलाफ? शराब माफियों और सरकार के खिलाफ चलाया। छोटा प्रश्न बन रहा है। शराबखोरी से सर्वाधिक परेशान महिलाओं को होती थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमरा लगती। परिवार में तनाव व मारपीट का वातावरण बनता है। तनाव के चलते पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से शराब विरोधी आंदोलन का प्रारंभ प्राय महिलाओं द्वारा किया जाता रहा है। अतः शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। इन मुद्दों में राजनीतिक दलों से आपसी जुड़ाव के रूप में क्या रूप सामने आए। और ये भी प्रश्न दोस्तों आपके 3 नंबर का, कितने नंबर का है दोस्तों? 3 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा के अंदर है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधनवादी युग के उदय के किन्हीं 4 कारणों पर विचार करिए। बात करते हैं 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कई बदलाव आए जिनमें कांग्रेस का कमजोर होना, मंडल आयोग की सिफारिशें एवं आंदोलन, आर्थिक सुधारों को लागू करना, राजीव गांधी की हत्या तथा अयोध्या मामला प्रमुख था। इन स्थितियों में
भारतीय राजनीति में जो मुद्दे प्रमुख रूप से उभरे, उनसे राजनीतिक दलों का आपसी जुड़ाव निम्न रूप से सामने आया। पहला है दोस्तों, कांग्रेस ने स्थिर सरकार का मुद्दा उठाकर कहा कि देश में स्थिर सरकार कांग्रेस ही दे सकती है। दूसरा है, भाजपा ने राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाकर हिंदू मतों को अपने पक्ष में कर अपने जनाधार को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक करने का प्रयास किया। ये मसला वहाँ से चला आ रहा, वर्ष अभी समाप्त हुआ है राम मंदिर वाला, आप सभी को पता ही है। तीसरा है, लोकदल व जनता दल में मंडल आयोग की सिफारिशों का मुद्दा उठाकर पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास किया। और अथवा का उत्तर है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधनवादी राजनीति का उदय के क्या कारण है, ये आपको बताना है। पहला कारण है कांग्रेसी प्रभुत्व का अंत। कांग्रेसी प्रभुत्व का अंत 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, जिससे गठबंधनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ। दूसरा कारण था, गठबंधन राजनीति के उदय का कारण था क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया। इससे राजनीतिक दल गठबंधन बनाने लगे। तीसरा कारण है दल बदल के कारण सरकारों का अनेक बार पतन हुआ और जो नई सरकारें बनी हैं वह भी गठबंधन करके बनी हैं। चौथा है, क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा। प्राय केंद्र में बनी राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा की है। इससे क्षेत्रीय स्तर के दलों ने मुद्दों पर आधारित राजनीति के अनुसार गठबंधनकारी दौर की शुरुआत हुई। ये चार मुख्य कारण हैं जिनसे क्या हुई, गठबंधन सरकार के उदय के कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं 21वां प्रश्न का। ये तो दोस्तों बिल्कुल सरल प्रश्न आएगा, लेकिन इतना ही सरल मत मानना। प्रश्न 4 नंबर मिलने वाले आपको फ्री के। कितने नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों? 4 नंबर मिलने वाले हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम के चरणों का उनके वर्ष से संबंधित करें, इनको मिलान करना है। पहला है अंटार्कटिक चार्ट। अंटार्कटिक चार्ट का विकास क्रम क्या है, उनके किस वर्ष से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि अंटार्कटिक चार्ट को हम अगस्त 1941 से जोड़ेंगे। किससे? अगस्त 1940 के अंदर। दूसरा है याल्टा सम्मेलन। क्या है? याल्टा सम्मेलन, इनका संबंध है फरवरी 1945 से है, फरवरी 1945 से है। तीसरा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन दोस्तों अप्रैल मई 1945 में होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। अथवा में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों व एजेंसियों की उनकी सदस्य संख्या को सम्मिलित करना है। महासभा, पहला क्या है? महासभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 193 है। कितनी है? 193 है। सुरक्षा परिषद, दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के अंदर कितने हैं दोस्तों? 15 है। 15 में से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। 5 स्थायी सदस्यों की ट्रिक क्या है, आप सभी को पता है। रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। FACE लिख देना। क्या लिख देना दोस्तों? FACE, फेस। रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। 5 स्थायी सदस्यों की ये छोटी सी ट्रिक है। तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद। क्या है? आर्थिक सामाजिक परिषद के अंदर कितने दोस्तों? 54 सदस्य। कितने हैं? 54 सदस्य है। चौथा है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के अंदर 164 है। कितने हैं? 164 है दोस्तों। यहाँ आपको कितने? 4 ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ आपको मिलेंगे 5 ऑप्शन, यानी एक इधर एक्स्ट्रा मिल रहा है, इधर 4 मिल रहे हैं। तो काफ़ी डीप में पढ़ करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है, भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का विवेचन कीजिए और अथवा के अंदर उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। यह भी दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयाँ। भारत के विभाजन में जाने वाली प्रमुख कठिनाइयों निम्नलिखित है। पहली कठिनाई ही दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना। भारत में 2 इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और तथा दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। दूसरा कारण था दोस्तों कि प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने को राजी करना। जहाँ भी भारत के अंदर मुस्लिम लोग थे वह पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते थे। मुस्लिम बहल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। विशेषकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जिसके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। दोस्तों ये एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ कौन नेता थे? खान अब्दुल गफ्फार
खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तीसरा कारण था पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। तीसरी कठिनाई ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। इन प्रांतों का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था। नेक्स्ट चौथा कारण था कि अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। ये लोग एक तरह की से सांसत में थे। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पाने लेने पड़ी। इस प्रकार विभाजन में सिर्फ संपन्नता, देनदारी और परिसंपत्तियों का भी बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि इसमें दोनों समुदाय हिंसक अलगाव के शिकार भी हुए। ये दोस्तों कठिनाई थी देश के आज़ादी के समय। अथवा में है जो हमारा प्रश्न है कि भारत की एक राष्ट्र के रूप में विशेषता, भारत एक राष्ट्र के रूप में विशेषता क्या रखता है अपने। पहला कारण है मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम। मातृभूमि से प्रेम प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक लक्षण है, विशेषता माना जाता है। भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं। दोस्तों आप करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप भारतीय हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके कमेंट ज़रूर करना। प्यार करते हैं तथा अपने आप को भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। जी हाँ, हम अपने आप को भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। दूसरा है हमारा भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करती है। भारत सीमाओं की दृष्टि से कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई से घिरा है। तीसरा कारण है सांस्कृतिक एकरूपता। भारतीय संस्कृति इस देश को एक राष्ट्र बनाती है। ये विभिन्नताओं में एकता के लिए हुए हैं। इस संस्कृति की अपनी पहचान है। वैवाहिक बंधन, जाति प्रथाएं, सांप्रदायिक सद्भाव, सहनशीलता, त्याग, पारस्परिक प्रेम, ग्रामीण जीवन का आकर्षक वातावरण इस राष्ट्र की एकता को बनाने में अधिक सहायक रहा है। चौथा है सामान्य इतिहास। भारत का अपना एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास रहा है। इस इतिहास का अध्ययन सभी करते हैं। पांचवा है सामान्य हित। भारत राष्ट्र के लिए सामान्य हित की महत्वपूर्ण तत्व है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया और इसके अंतर्गत एक संविधान, धर्मनिरपेक्षता, इकहरी नागरिकता, सरकारी का संघीय ढांचा और मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की व्यवस्था लागू की गई थी। छठा है संचार के संसाधनों की विशिष्ट भूमिका। भारत एक राष्ट्र है। इसकी भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकार, लेखक, फिल्म निर्माता, निर्देशक, जनसंचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, यातायात के साधन, दूरभाषा तथा मोबाइल टेलीफोन आदि भी भारत को एक राष्ट्र बनाने में योगदान दे रहे हैं। सातवां है जन इच्छा। भारतीय राष्ट्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व लोगों में राष्ट्रवादी बनने की इच्छा भी है। ये दोस्तों अपना प्रश्न क्लियर हुआ। और हमारा लास्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी पर निम्नलिखित लिखिए। अथवा में 1969 के दौरान कांग्रेस के विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। आंसर होगा दोस्तों सन 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत में कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ जाएगा, कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन ये सब गलत साबित हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पहले लाल बहादुर शास्त्री तथा बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलतापूर्वक कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री ने 6 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली। ये छोटा प्रश्न बन रहा है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कब ली? 6 जून 1964 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने भारत में प्रधानमंत्री की शपथ ली। जब शास्त्री जी ने नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यभार संभाला तो उस समय देश अनेक संकटों का सामना कर रहा था। देश में अनाज की कमी थी, देश का मनोबल नीचा था, सीमांतों क्षेत्रों में तनाव विद्यमान था आदि। शास्त्री जी ने इन चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया तथा कृषि पर बल देते हुए अधिक अन्न उगाव के साथ ही जय जवान जय किसान का मशहूर नारा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है दोस्तों, अधिक अन्न उगाओ और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा आपको छोटा वाला कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण करने पर शास्त्री जी की सूझबूझ और कुशल नेतृत्व से युद्ध में विजय प्राप्त की गई
सोवियत संघ के प्रयासों से 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ताशकंद समझौता कब होता है? ताशकंद समझौता दोस्तों कब होता है? 1966 के अंदर होता है। ताशकंद में ही जनवरी 1966 में शास्त्री जी ने संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। अपने प्रधानमंत्री काल में श्रीमती गांधी ने ऐसे कई कार्य किए जिससे देश प्रगति कर सके। उन्होंने कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया, गरीबी को हटाने के लिए कार्यक्रम घोषित किए और देश की सेनाओं को आधुनिकीकरण किया। 1974 में पोखरण में ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण किया गया। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में भारत की निर्णायक विजय हुई तथा बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद विश्व में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। दोस्तों यहाँ एक छोटा प्रश्न, इतना आपके अच्छा प्रश्न तो आएगा, परमाणु परीक्षण कब हुआ? परमाणु परीक्षण 1974 के अंदर हुआ। उसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये प्रश्न एक बन सकता है। और एक है 1971 वाला, बांग्लादेश का गठन 1971 के अंदर होता है। कब होता है? 1971 के अंदर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अथवा के अंदर प्रश्न है, कांग्रेस औपचारिक विभाजन 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उम्मीदवार के नामांकन के मुद्दे पर हुआ। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने तात्कालिक लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। दूसरा है, इस स्थिति में प्रतिकार करने के लिए इंदिरा गांधी ने तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे। तीसरा है, चुनाव के दौरान तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगफा ने ये जारी किया कि कांग्रेस सांसद और विधायक संजीव रेड्डी को चोट डाले। चौथा था, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने छुपे तौर पर वीवी गिरी को समर्थन करते हुए विधायकों और सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर तथा अपनी मनमर्जी से वोट डालने का आह्वान किया। पांचवा है, आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी विजय हुए। और छठा कारण है, कांग्रेसी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया और इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का विभाजन दो गुटों में हो गया। ये दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन दो गुटों में हुआ। पहला है, सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमा को क्या कहते हैं? कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर क्या है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। कांग्रेस ओ से आप क्या समझते हो? सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमा को कांग्रेसी ओ कहते हैं। और ये भी प्रश्न आ सकता है, कांग्रेस आर से आप क्या समझते हो? इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है। सातवां है, इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहते हैं। पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस किसे कहते हैं? सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमा को पुरानी कांग्रेस और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को नई कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमने लगभग आज दूसरा मॉडल पेपर पूरा हल कर लिया है और तीसरा मॉडल पेपर आपके सामने जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस सेशन को पूरा देखिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और आगे भी करता रहूँगा। आप शिद्दत से तैयारी करिए। आपके एग्ज़ाम से पहले जो छोटे आपके 30 प्रश्न आ रहे हैं एक नंबर वाले, उन प्रश्नों में से सभी बुक में से मैं 1000 प्रश्न लाने वाला हूँ। छोटे 1000 प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के लाने वाला हूँ और आप दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।